हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि अभी आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा चल रही है। ओके, तो जो भी बच्चे अब आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। वैसे तो आप लोगों का एग्जाम ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे एग्जाम देकर के आते हैं हमें बताते हैं कि वो किस तरह का पेपर आया था, किस तरह के सवाल आए थे। तो उसी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर के आए और ये जितने भी क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट के द्वारा बताए गए एकदम 100% सही सवाल है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 10 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें से जो क्वेश्चन हम लोगों को मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में होती है 243 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ओके, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता है। और देखते हैं, अगर भारत की बात करें तो भारत में राज्यसभा की सीट हो जाती है 245। बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी सीट है? तो 16। और भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 543। और भारत में कुल सांसद की सीट कितनी है? तो 550, मतलब 550 सीट है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? 543। और राज्यसभा की सीट की बात करें तो कितनी है? 245 अभी सदस्य हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। अगला देखते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का शून्यक y है तो 8 का घात y है तो कितना होगा? इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना है? 0। तो इसको सॉल्व करने पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। और जब हम ये कॉमन लेंगे तो ये देखेंगे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है। ओके, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब ये जो शून्यक y कह रहा है तो x यहाँ पे y है, इसका मतलब ये 2 का वैल्यू क्या हो गया? y का ये वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे शून्यक किसको माना है? y को माना है, तो y का वैल्यू हो गया 2। और कह रहा है कि 8 का घात y कितना होगा? 8 पे पावर y, 8 पे पावर y का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा ये 64। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान बताएं। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ओके, शून्यक 3 का मतलब होता है कि जब हम शून्यक को x के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो उसका जो इक्वेशन का जो हल होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो जब यहाँ 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 0। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे के का वैल्यू आएगा 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मृदा क्षरण मुख्य रूप से डैश के कारण होता है। मृदा क्षरण का मतलब होता है कि मिट्टी का ऊपरी लेयर, ठीक है, ऊपर का लेयर का क्या हो जाना? उसका बह जाना, हट जाना, उसे कहते हैं मृदा का क्षरण होना। ये किस कारण से होता है? तो बहता पानी, पवन, ये निर्वाह खेती, या फिर बहता पानी और पवन, इन दोनों के कारण। तो मृदा क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का ऊपरी लेयर हट जाना। और यहाँ पे ये देखिए निर्वाह खेती की बात की गई है। तो निर्वाह खेती होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। निर्वाह खेती उसे कहते हैं जो जिंदगी जीने लायक खेती, मतलब इनको ना ज़्यादा कमाना ना कम, बस अपना वो जिंदगी गुजार सके, जिंदगी बिता सके, उसे कहते हैं निर्वाह खेती। अब कह रहा है कि मृदा क्षरण के लिए कौन सही कारण है? इसका हो जाएगा बहते पानी से भी क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है, मृदा मिट्टी की ऊपरी लेयर हटती है, पवन के कारण भी हटती है, ठीक है, जानवरों के द्वारा भी हटती है, ये भी इसके अन्य कारण है। मनुष्यों के द्वारा जो वनों की कटाई की जाती है उसके कारण भी मृदा का क्षरण होता है। और भी कारण है, जैसे तेज बारिश होने से भी क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सोहन अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व चलता है और फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। मान लेते हैं ये सूरज का घर है, सोहन का घर है, यहाँ से ये 4 किलोमीटर पूर्व चला, फिर इसके बाद ये 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। अब पूछ रहा है कि ये सोहन यहाँ का घर यहाँ पे और उसका विद्यालय ये यहाँ है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। और कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बहुत यहाँ फेमस ये है 3 4 5 का रूल आता है। और अगर इसको हम लोग फॉर्मूला से भी निकालना चाहें तो हो जाएगा √3² प्लस 4², √9 प्लस 16, ये हो जाएगा √25। और ये सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगला क्वेश्चन है, 8 54 192 10 80, ठीक है, ये खाली जगह में इसका ये एक सीरीज में लिखा हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या है, ठीक है। 8 जो है ये क्या है? 2 का क्यूब गुना 1, ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 गुना 1 8। 54 है यहाँ पे, उसी तरह 3 का क्यूब गुना 2, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब 27 गुना 2 हो जाएगा 54। 192 है यहाँ पे, 4 का क्यूब गुना 3, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 गुना 3 कितना हो जाएगा? 192। और यहाँ 1080 को देखें तो ये है हमारा 6 का क्यूब गुना 5। ओके, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 गुना 5, ये कितना हो जाएगा? 1080। तो ये बीच वाला जो जगह है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा?
2 3 4 आ रहा है सीरीज, हर एक मतलब एक सीरियल वाइज आ रहा है, उसका क्यूब गुना अगले नंबर से। तो 4 के बाद आ जाएगा 5 का क्यूब और गुना हो जाएगा 1 2 3, नेक्स्ट आएगा 4। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 गुना 4, 125 गुना 4 हो जाएगा हमारा 500। ओके, तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में 500। अगला है परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे लग करके उसका अर्थ बदल दे। जैसे यहाँ पे देखिए परिश्रम को तोड़ने पे होता है परि जोड़ श्रम, ठीक है। श्रम मीन्स होता है मेहनत करना, मेहनत, और परि, ये परि लगा करके परिश्रम हो जाता है, एक नया शब्द ये बनाता है। तो यहाँ पे ये परि शब्द क्या है? इसका उपसर्ग है। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि। अगला है पुस्तकालय में कौन सा समास है? समास के इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ पे पुस्तकालय को तोड़ते हैं। पुस्तकालय को होता है पुस्तक का आलय। ओके, पुस्तक का आलय, आलय मीन्स होता है घर। तो जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो, इसका क्या है कि पुस्तकालय में उत्तर पद प्रधान है, तो उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास। तो पुस्तकालय में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अवश्रव्य तरंगे कौन सुन सकता है? अवश्रव्य तरंगे क्या होती है? जिसकी ध्वनि, ठीक है, जिसकी तरंग जो होता है वो 20 हर्ज से भी कम होती है। ओके, 20 हर्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि। और मनुष्य जो होता है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक वो सुन सकता है। ओके, और 20,000 से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है उसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ओके, 20 हर्ज से कम की ध्वनि वो कहलाती है अवश्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। और 20,000 से ज़्यादा, 20,000 हर्ज से जो ज़्यादा की ध्वनि होती है उसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। अब देखिए ये कौन सुन सकता है? अवश्रव्य तरंगे जो होते हैं इसे गेंडा, कबूतर ये सब सुन सकते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि जो होता है इसे चमगादड़, कुत्ते ये सुन सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गेंडा। चौराहा में कौन सा समास है? देखिए चौराहा का अर्थ होता है 4 राहों का समूह, ठीक है। जहाँ पे 4 रास्ते आकर के मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? चौराहा। चौराहा में देखिए 4, ये एक संख्यावाचक है, ठीक है। जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास। ये सवाल पहले ही बता चुके हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास। इसका एग्जाम्पल हो गया पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, त्रिकोण 3 कोनों का समूह, ये सब क्या कहलाता है? द्विगु समास। अगला है कार्बन कौन सा पदार्थ है? कार्बन, देखिए कार्बन जो है ये एक रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल होता है C। इसका परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर जो होता है वो कहलाता है 6, और इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का 2 4, जिसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितने और बॉन्ड बनाने होते हैं? 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। जिस 4 बॉन्ड बनाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। क्यों? क्योंकि यह 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, और ये कैसा नेचर का होता है? ये नॉन मेटालिक होता है, अधात्विक तत्व है ये। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। ओके, अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष वर्तमान में। ओके, और इसके कुछ अंग भी हैं जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब क्या इसके अध्यक्ष हैं। और कुल देश कितने, सदस्य कितने हैं? तो 193। नेक्स्ट है अधमरा कौन सा समास है? अधमरा, अधमरा का जब तोड़ते तो ये होता है आधा है जो मरा। जो व्यक्ति आधा मरा वस्तु के समान प्रतीत हो उसे हम लोग कहते हैं अधमरा। आधा है जो मरा, जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो इसमें ये लाइन आता है जो, और है जो जिसका विग्रह करने पर आए उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो अधमरा समास कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप का अर्थ क्या होता है? टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को खत्म करने का मतलब होता है ब्रेकअप। इनमें से कौन अजैविक पदार्थ है? जैविक पदार्थ 2 तरह के, एक जैविक और दूसरा अजैविक, ठीक है। जीवित जितनी भी वस्तुएं होती है उसे हम लोग कहते हैं जैविक, ठीक है। जीवित चीज़ें जिसमें शामिल होती है उसे कहते हैं जैविक, और जिसमें रासायनिक, भौतिक, पर्यावरण स्थितियाँ ये सभी शामिल होती है उसे हम लोग कहते हैं अजैविक। ओके, या फिर जो जीवित चीज़ों से नहीं बने होते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अजैविक कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा अजैविक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ जीवित नहीं है? कोयला, कुत्ता, हिरण, मनुष्य। तो सही आंसर हो जाएगा कोयला। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 25 वर्ष। और अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो इसकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला है रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग ये अंग्रेजी में मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना या फिर बहुत ही तेज बारिश होना। ओके,
अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस कहिए या फिर इसे किचन ऑफ द सेल कहिए। ओके, ये कौन हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगर पूछा जाए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। और पूछा जाए सेल का ब्रेन कौन है? तो न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य 3 है तथा माध्यिका 4 है तो उसका बहुलक क्या होगा? अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका, 3 मनोमाध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, तो बहुलक यहाँ हमें मालूम नहीं है। माध्यिका कितनी है? 4 और माध्य कितने हैं? तो 3। यहाँ 3 4 जा 12 माइनस 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? 6। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, दूसरा है मिश्र वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा कहलाता है मिश्र वाक्य। ओके, भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या है? भगवान के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हे प्रभु, मतलब प्रभु, ये भी भगवान है। परमात्मा। ओके, एक और होता है सच्चिदानंद, ये भी भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है, सच्चिदानंद। इसी तरह और भी है। अगला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला है प्यासा कुआं भूखा। प्यासा जो होता है वो कुआं के पास जाता है, ठीक है। प्यासा जैसे प्यासा कुआं क्या है? इसे कुआं से संबंधित है, तो उसी तरह भूखा किससे संबंधित है? भूखा संबंधित है भोजन से। ओके, भूखा कहाँ जाएगा? भोजन के पास जाएगा। एक छात्र का वर्ग में शुरू से 16 स्थान है और अंतिम से 40, तो उस वर्ग में कुल कितने बच्चे हैं? एक वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए वो एक लाइन से उस लोगों का रोल नंबर लिखा हुआ है, तो वो शुरू से 16वें स्थान, यहाँ पर अगर उसका नंबर है तो वो शुरू से 16वें स्थान पर है और अंतिम से 40वें स्थान पर। तो यहाँ पे ये बच्चा देखिए 2 बार काउंट हो जा रहा है, एक बार इधर से भी और एक बार इस तरफ से भी। तो कुल बच्चों की संख्या कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 + 40 - 1, क्योंकि हम इस बच्चे को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे एक माइनस करेंगे। तो 16 + 40 हो जाएगा 56 - 1 55। कुल कितने छात्र हो गए उस क्लास में? 55 छात्र हो गए। अगला है आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आग बबूला मीन्स होना होता है क्रोधित होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रोधित होना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उन्हें कहते हैं कि वैसे मतलब स्रोत जिनका मतलब समय के साथ पूर्ति की जा सके, ठीक है, समय के साथ वो खत्म ना हो, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो एक सीमित मात्रा में हो, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाए या फिर उसका दोबारा से बनने में वो कई साल लगा दे, लाखों वर्ष लगा दे। ओके, जैसे अनवीकरणीय में हो गया हमारा कोयला, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या एक सीमित मात्रा में अगर ये खत्म हो जाते हैं तो फिर उसे दोबारा बनने में कई लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा जो एक मतलब जो एक किसी भी समय हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये एक समय के साथ खत्म नहीं होता, जैसे कि हवा, रोशनी, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे करें नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा सौर ऊर्जा हमारा। अगला है अनवीकरणीय स्रोत है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा और तृतीय, ये तीनों ही देखते हैं कब कब किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पहले देख लेते, पहला कब हुआ था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून तक हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन होता है वो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक चली थी। और ये कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। पहला हुआ था 1992 में, दूसरा हुआ 2002 में और तीसरा जो था वो हुआ था 2012 में। कहाँ हुई थी? तो ये भी हुई थी रियो डी जेनेरिया में ही हुई थी। तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हो गया? 2012 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे बेर शब्द जो होते हैं ये 2 बार आए हैं, ओके। और दोनों ही बेर का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक का बेर का मतलब है वो फल और एक बेर का मतलब है समय, कि 3 बेर वो 3 अलग अलग समयों पर खाती थी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर का अर्थ होता है चंद्र है शिखर पर जिनके, मतलब जिनके शिखर पर, जिनके सर पर चांद विराजमान है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों ही पद अपना अर्थ छोड़ करके एक तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं। ये चंद्रशेखर हम लोग किन्हें कहते हैं? तो ये शिव भगवान को कहते हैं, कि जिनके शिखर पर चांद है, शिव भगवान है वो। तो यहाँ पे जब दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर एक तीसरा अर्थ निकाले तो उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ओके,
तो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लोगों को मिले थे सारे का यहाँ पे उससे डिटेल जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी आप लोगों को बता दिए हैं। और बाकी आप लोगों के पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों जो एग्जाम दे चुके हैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ध्यान है तो आप लोग भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और एक छोटा सा एनालिसिस लेके आए हैं कि जो भी आप लोगों को हिंदी विषय से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे एक हो गया कि अलंकार, ये इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, छंद से भी आ रहे हैं, रस से आ रहे हैं, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य और कारक, क्रिया, काल, मुहावरा, ये सब से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, ये इन सब से एक क्वेश्चन आना फिक्स है हर एक शिफ्ट में। तो इसलिए आप लोग जो भी होता है इन सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हो गया बीजगणित, प्रतिशत, लाभ हानि, एपीजीपी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, निर्देशक ज्यामिति, माध्यमातिका, बहुलक, संख्या पद्धति। ओके, और यहाँ पे हो गया क्षेत्रमिति, ज्यामिति, बीजगणित, प्रतिशत, लाभ हानि। और इन सभी के क्वेश्चन आप लोग अभी देखे होंगे कि जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें ये इस सभी चैप्टर के भी क्वेश्चन थे। तो आप लोग जो भी एग्जाम देने वाले हैं आगे उन लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी आप लोग क्वेश्चन अगर आप लोगों को मतलब ध्यान रहता है आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो आप हम आकर के कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।